और एडजेक्टिव के बीच में, तो मैं यहाँ पे V1 ing लगा सकती हूँ, है ना? वही आप पढ़ोगे पार्टिसिपल में पढ़ोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है ना? जो अगेन मैंने आपको कहा था ना कि वर्ब एडवांस में पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल चीज हो जाता है, जहाँ पे वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो मैं कैसे पढ़ा दूँ अभी। लेकिन आप समझ तो सक रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वर्ब का ing फॉर्म भी किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो देख लो, सही है? आ जाओ। द US इज अ डेवलप्ड नेशन, हो चुका ना, खत्म। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? थर्ड फॉर्म, यस। इसीलिए वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म वो होता है किसके लिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही जो हम लोग पढ़ाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में ing फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ाते हैं। यानी वर्ब के ये दोनों फॉर्म देखो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपसे अगर पूछा जाता है कि किस तरह के इंग्लिश सीखने आप गए हो केडी कैंपस में, तो किस तरह के इंग्लिश कहते हो? स्पोकन इंग्लिश कि रिटन इंग्लिश? मैंने कहा स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश। कहाँ कहा कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन? स्पीक इंग्लिश तो नहीं कहा, स्पोक इंग्लिश भी नहीं कहा, स्पोकन इंग्लिश कहा। राइट और रोट इंग्लिश तो नहीं कहा, रिटन इंग्लिश कहा। क्यों? क्योंकि आपको एडजेक्टिव के रूप में चाहिए ना, तो एडजेक्टिव के रूप में आपको थर्ड फॉर्म ही तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और स्पोकन क्यों कहा, रिटन क्यों कहा? क्योंकि हो चुका, बन चुका ना। कैसे इंग्लिश जो बन चुकी है स्पोकन के लिए, कैसे इंग्लिश जो बन चुकी है रिटन के लिए। आए समझ में? अभी भी कर रहे हो उस चीज पे, तो उसमें ing फॉर्म आएगा। जैसे राइटिंग पैड है ना, राइटिंग पैड, क्यों? अभी भी उस पर लिख रहे हैं। वॉशिंग मशीन, अभी भी धोते हैं। बार्किंग डॉग्स, अभी भी भौंकते हैं। इसका मतलब है जो काम अभी भी कंटिन्यूड है, अगर वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में दिखाना है तो किस फॉर्म में दिखाओगे? ing फॉर्म में। जो हो चुका, मैंने अपनी किताब का अगर रिवाइज्ड एडिशन निकाल दिया है तो ऊपर मैं क्या लिखूंगी? रिवाइज्ड, डी लगाऊंगी, यानी कि थर्ड फॉर्म। रिवाइज्ड एडिशन हो चुका, दिस मीन्स जो काम खत्म होके निकल गया ना, उसमें हम थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो अभी भी चल रहा है ing के फॉर्म में। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था, क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस, और वहां पे एग्जाम में दिया था इज अ पनिश्ड ऑफेंस। मेरा कहना है कि ठीक है, अगर आप पनिश की बात करोगे तो उसका पनिश्ड फॉर्म क्यों लगाऊं मैं? मेरे पास एडजेक्टिव फॉर्म जो पनिशेबल है, तो इसका मतलब है कि वर्ब का फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में हम तब लगाएंगे ना जब उसका हमारे पास एडजेक्टिव फॉर्म नहीं हो। तो एडजेक्टिव फॉर्म है तो क्यों लगाएं? आए समझ में? एडजेक्टिव फॉर्म है तो हम क्यों लगाएं? एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता तब हम लगाते। तो कहोगे वेट, लव का तो लवेबल है, तो लव्ड कैसे कह दिया? ठीक है ना, लविंग कैसे कह दिया? आए समझ में? अभी उसमें आऊंगी। पहले क्या बोला मैंने? अगर आपके पास एडजेक्टिव फॉर्म है तो उसको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करिए। पनिश का पनिशेबल है, स्पीक का नहीं है, स्पीकेबल वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं? स्पोकन लगा दिया। राइट का भी नहीं था, तब राइटिंग और रिटन लगा दिया। लेकिन जिसका है उसका एडजेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करिए ना, ठीक है ना? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ, जो मैंने आपको कहा कि मैं एक्सेप्शन नहीं पढ़ा सकती हूं आपको, क्योंकि अगर मैंने जैसे रूल कहा आपको और आप तुरंत कहोगे वेट वेट लव का तो है, तो मैं कहूंगी भाई 5-6 घंटे का चैप्टर के लिए वहां के लिए तो कुछ बचा के रखो। लेकिन लव का मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लव का लव्ड वंस, देख रहे हो? लव्ड वंस, लव्ड वंस कौन होते हैं? जो आपके बहुत प्यारे अजीज लोग होते हैं, है ना? तो वहां पे कौन सा फॉर्म लगा दिया? समझ में आ गया? लविंग वाइफ, लविंग, इसका तो मीनिंग समझ में आ ही रहा होगा, है ना? जो प्यार करने वाली है, मतलब फ्यूचर की नहीं, जो करती है। आया समझ में? लविंग वाइफ समझ में आ गया? बिलवड, देख रहे हो? लवेबल चाइल्ड, जो प्यार करने महसूस हो रहा कि उसको प्यार करे। लवेबल, लविंग, लव्ड, देखो इसका सारे फॉर्म्स यूज हो रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में।
इसीलिए मैं एक्सेप्शंस पे नहीं जाऊंगी। मैंने आपको खाली क्या समझाया, मैंने सिर्फ इतना समझाया कि देखो जो भी चीज किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव है। जैसे गुड बॉय, बॉय इज नाउन क्योंकि वो किसी का नाम है ना, किसी का नाम है बॉय, नाम इज नाउन, नाउन की विशेषता गुड बताया तो गुड एडजेक्टिव है। गुड की जगह पे हमने डेवलपिंग लगा दिया, डेवलपिंग कंट्री तो आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब आईएनजी के फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करता है। अगर मैंने कहा डेवलप्ड नेशन, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, ये सब कहा मैंने, जैसे देखो डिफरेंस है कैसे। अगर बॉइल्ड वाटर एंड बॉइलिंग वाटर की बात करें, देखो दोनों फॉर्म यूज होता है। एक बात बताओ, हम पीते कौन सा पानी है? बॉइल्ड। क्यों? क्योंकि कर लिया, खत्म काम, ठंडा हो गया, फिर पिया। और जल किससे जाते हैं? क्योंकि वो उबल रहा है उस समय। आया समझ में? जो कंटिन्यूअस स्टेट में दिखा रहे हैं उसको आईएनजी फॉर्म में, जो फिनिश थर्ड फॉर्म में। और ऐसे भी एडजेक्टिव में बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिसका एडजेक्टिव फॉर्म है। भाई जो एडजेक्टिव है तो हम उसकी जगह पे कोई कुछ और क्यों लगाएंगे? हाँ, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो अपने आईएनजी थर्ड फॉर्म और उसका एडजेक्टिव फॉर्म तीनों फॉर्म है। बताओ कोई प्रॉब्लम एडजेक्टिव से? तो सॉरी, क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स, इज की आर क्या लगाऊं बताओ? इज आएगा क्योंकि यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स की बात नहीं हो रही है, उसको क्रॉस करना। अगर आप रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हो ना, पटरी को क्रॉस करते हो, वो पनिशेबल ऑफेंस है क्योंकि आपके लिए अलग से रास्ता बना रहता है कहीं और से क्रॉस करने के लिए, है ना। इसलिए क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है। देखो आप अपने तरीके से जो पढ़ते हो और फिर मैंने जो समझाया उसमें आपने डिफरेंस महसूस किया होगा, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज आपको एग्जाम पास नहीं करा सकता। बुकिश लैंग्वेज में बहुत कुछ अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ कि अगर मैंने आपको वर्ब और नाउन का वेन डायग्राम दिखाया था ना? बोलो। फाइन। इसका मतलब है कि वर्ब और नाउन का मैंने आपको पहले दिखा दिया था। क्या एडजेक्टिव और नाउन कभी बन सकता है क्या? अगर एडजेक्टिव और नाउन का भी बन जाएगा तब तो मैं ऐसे कहूंगी कि एडजेक्टिव और नाउन कभी बन गया, तब तो मैं ये कहूंगी कि जब वर्ब और नाउन भी है कॉमन, एडजेक्टिव और नाउन भी कॉमन है, तो फिर मैं बीच में एक लगा दूंगा सीधा, है ना। इसका मतलब है कि हमने आपको पहले ही वर्ब और नाउन का बता दिया, राइट? क्लियर? अभी मैंने वर्ब और एडजेक्टिव का बता दिया कि दोनों एक जगह पे ओवरलैप करता है। अगर नाउन भी ओवरलैप करता है तो मैं ऐसे ही कर दूंगी सीधा कि नाउन भी देखो ओवरलैप कर रहा है। कहाँ कहाँ? तो आ जाओ, पहले तो मैंने आपको क्या बताया था अभी? सॉरी, वर्ब और नाउन को बताया था, एडजेक्टिव का बता दिया। एडजेक्टिव और वर्ब का मैंने आपको अभी दिखाया कि देखो V1 ING है ना, अभी बताया कि देखो V3 है। नाउन और वर्ब के बीच में मैंने कौन सा कॉमन दिखाया था आपको? V1 ING और क्या दिखाया था? 2 + V1 और क्या दिखाया था? आर्टिकल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बताया था। इसका नाम क्या दिया था? जेरेंड दिया था। इसका नाम 2 + V1 का इन्फिनिटिव दिया था। ठीक है। अब V1 ING का नाम मैंने क्या दे रही थी आपको भी? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा था। और V3 का नाम क्या दिया था? पास्ट पार्टिसिपल दिया था। परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकती, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ कि क्या एडजेक्टिव और नाउन भी एक दूसरे को कहीं पर ऐसा है क्या कि नाउन एडजेक्टिव का काम करता है? देखो तो जरा, देखो सेंटेंस देखो।
पहला, मैं आपको सेंटेंसेस नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको सेंटेंस देख के और कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ सिर्फ कंसंट्रेट करो आप उन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। देखो, सर्जरी नाउन है। कैसी सर्जरी? तो कहोगे भाई दोनों आंखों का सर्जरी करवा रहे हैं, दोनों नी का सर्जरी करवा रहे हैं, दोनों लंग में कैंसर है तो दोनों लंग्स हुआ ना, और दोनों आंखों का ऑपरेशन अगर होगा तो आईज सर्जरी बोलना चाहिए आपको, क्योंकि आईज की सर्जरी हो रही है। अब एक बात बताओ, एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताने वाला शब्द होता है। जो विशेषता बताता है क्या उसका बहुवचन हो सकता है? खुद सोचो कि आप जिस चीज में विशेषता बता रहे हैं, कुरूपता, सुंदरता है ना, ब्यूटी की बात करें, अगर मैं सुंदरता या कुरूपता की बात करूं तो क्या उसका बहुवचन कर सकते हो? नहीं। सॉफ्ट, क्या उसका बहुवचन कर सकते हो? हार्ड, इसका बहुवचन नहीं कर सकते। कहते हो सॉफ्ट क्या टॉयज कर सकते हैं, यानी उसके बाद आने वाला जो टॉय है वो नाउन है। हम नाउन का बहुवचन करते हैं ना, उसका सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। हम एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल थोड़ी बना सकते हैं, तो हम एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। तो अगर नाउन को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करोगे तो उसका भी प्लूरल नहीं होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या? ये अगर नाउन में दोनों आंखों की सर्जरी कह रहे हो, दोनों नीज का रिप्लेसमेंट की बात होगी, तो भी हम प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यहां पर जो नाउन है इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। व्हेन यू यूज एन एडजेक्टिव उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो फिर नाउन का प्लूरल फॉर्म क्यों लगाएंगे? अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन दोगे कि दोनों लंग्स में कैंसर है, दोनों आईज में सर्जरी है, दोनों नीज का रिप्लेसमेंट है, डजंट मैटर, दैट हैज कम बिफोर नाउन। जैसे मैं आपको और एक चीज समझाती हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एसिड टेस्ट में एसिड क्या है। अगर स्टूडेंट तुरंत देखते हैं कि एसिड मतलब किसी केमिकल का नाम मतलब नाउन, सीधा नाउन बोल देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एसिड टेस्ट में एसिड किसकी विशेषता बता रहा है? टेस्ट की। टेस्ट में एसिड वो केमिकल नहीं है, बल्कि एक सीवियर जो टेस्ट होता है ना, जो एसिड टेस्ट होता है, उसमें कहते हैं ना किसी भी सरकार का इस बार एसिड टेस्ट है, ठीक है ना, कि उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो सही है कि गलत है, उसका एसिड टेस्ट है। दैट मीन्स वो एसिड वो केमिकल का नाम नहीं है ना। यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? टेस्ट की। तो एसिड टेस्ट में एसिड क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। देखो है ना। चलो टेस्ट हटा दे, अब बताओ एसिड क्या है? नाउन। अकेला आया तो किसी केमिकल का नाम है, और अगर किसी नाउन के पहले आया तो वो एडजेक्टिव। आए समझ में? इसीलिए इन तीनों में देखो हमने नाउन ही इस्तेमाल किया, लेकिन वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि वो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। क्लियर? और सुनो, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं मैम 5 तो स्टार्स होता है, 1 स्टार 5 स्टार्स। 5 स्टार्स बोलते हो कि 5 स्टार बोलते हो? कई स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि जब 5 लिख दिया तो स्टार्स क्यों लिख रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के और क्या क्या पढ़ के आते भगवान जाने। मेरा दिल तो दहल जाता है सुन के कि क्या पढ़ाई है। ठीक है, उसमें ही मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आप एक बच्चा बोलते हो, 5 बच्चे तो बोलते हो ना, 5 बच्चा तो नहीं ना बोलते हो, 5 बच्चे बोलते हो, यानी कि आप उसका हिंदी में भी तो प्लूरल कर रहे हो, तो इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम होगी आपको? इसलिए 5 चिल्ड्रन होगा, 1 चाइल्ड होगा, 5 स्टार्स है। लेकिन ये होटल्स की विशेषता बता रहा है। आप तो ये नाउन नहीं रहा, फिर क्या करूं मैं? आप बोलो 5 स्टार एस हटे, है ना। और ध्यान रखना, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसमें कहते हैं 5 स्टार के बीच में एक हाइफन लगाइए, क्योंकि ये हाइफनेटेड नाउन है, और वो हाइफनेटेड जो वर्ड्स होते हैं
वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आते। अब मेरा कहना है कि अगर मॉडर्न इंग्लिश देखो तो हाइफन उफन खत्म हो गया। मॉडर्न इंग्लिश में आप MP लिखते हो तो सीधा MP लिख दो, सीधा एग्ज़ाम लिख दो। जो पुराने ज़माने में इंग्लिश पढ़े हुए हैं वो एग्ज़ाम के बाद डॉट लगाना नहीं भूलते हैं, MP के बाद डॉट लगाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनका कहना है जहाँ शॉर्ट करते हैं एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम किए तो डॉट लगाओ, नहीं होता, मॉडर्न इंग्लिश में ख़त्म है। उसी तरह से हाइफनेटेड नाउन में भी हाइफन का इस्तेमाल खत्म है, नहीं है तो क्या करें, ठीक है, बस नहीं है तो भी डजंट मैटर, है तो और अच्छी बात है। आपको पता चल गया कि हाइफन वाले वर्ड एस प्लूरल फॉर्म में नहीं लेता, वो है ना, नहीं होता, इसीलिए ऐसे भी नहीं लगाओगे। लेकिन मेरा कहना है इसमें समझो ना, होटल की विशेषता बता रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म होगा, दैट्स इट। आ जाओ अब इसमें तो लिटरली पूछा था कि एकदम ट्रांसलेट किया, देखो 5 है ना सालों की सजा, की लिए अपॉस्ट्रोफी मार्क करते हैं ना लोग, है ना, तो वैसे कर दिया 5 सालों की सजा। कुछ नहीं होगा, ना ही ये अपॉस्ट्रोफी होगा ना ही ये एस होगा, बल्कि इस नाउन की विशेषता बताया है तो क्या ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। बस इतना ही है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देखो नाउन और एडजेक्टिव भी एक दूसरे को थोड़े से पोर्शन के लिए ओवरलैप किया, खाली इतना ही किया है। नाउन एडजेक्टिव का जो काम कर रहा है ना, हर जगह नहीं करता, हर जगह नहीं करता। आप देखो जैसे इन्वेस्टिगेशन कमिटी करके एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन में लास्ट में कौन सा है, कौन से लेटर्स है, 4 लेटर्स TION। जहां पर भी लास्ट में TION आता है, MENT आता है, वो नाउन है, वो एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन कमिटी नहीं था, इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी था। ING फॉर्म में तो आता ही है ना, इसीलिए बस इतना ही ध्यान रखना कि नाउन और एडजेक्टिव कहाँ ओवरलैप किया। नाउन अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, तब वो एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, ठीक है। तो 5 years प्लान नहीं कहते, 5 year प्लान कहते हैं, 5 year प्लान कहना। अब इकोनॉमिक्स में क्या यूज होता है, आई एम नॉट बॉदर्ड, ठीक है, लेकिन आप जैसे कहोगे 5 years प्लान, गलत हो जाएगा इंग्लिश में, बिकॉज प्लान लगा दिया ना तो 5 year। 5 year old बॉय कहते हैं ना, बॉय के पहले 5 year, लेकिन अगर ऐसे में उलट दूं, द बॉय इज ऑफ 5 years, 5 years के बाद बॉय नहीं आया तो क्या किया, 5 years। लेकिन अगर मैं बॉय उठा के आगे बैठा दूं तो बॉय इज ऑफ 5 years और कह दिया ही इज अ 5 year old boy। आया समझ में, क्या बताया, क्या समझ में। नाउन एडजेक्टिव का काम कर सकता है। एडजेक्टिव कौन है, किसी की विशेषता बताता है। अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव अगर विशेषता बताता है तो विशेषता बताने वाला शब्द प्लूरल तो हो नहीं सकता, है ना। और ध्यान रखना कि अभी मैंने समझाया कि नाउन कहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जब वो सिंगुलर फॉर्म में है ना। जरा एक दूसरा देखो उल्टा मामला कि कहाँ पे एडजेक्टिव नाउन का काम करता है। चलो देखो, ये क्या हुआ, चलो पर सुनो ध्यान से। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। रिच मैन बोलते हो ना, रिच मैन बोलते हो। एक बात बताओ, मैन अगर नाउन है तो रिच क्या है, बोलो, सोच के बोलो। एडजेक्टिव। मुझे एक बात बताओ, किसी का विशेषता बताया, पुअर मैन, रिच मैन, ऑनेस्ट मैन, ब्रेव मैन। तो ब्रेव, ऑनेस्ट, रिच, अगली, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इसका मतलब एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। उसके बाद हम मैन लगा रहे हैं, गर्ल लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके नाउन को लगाना है ना, किसकी विशेषता बता रहा है।
अब मैं कह रही हूँ नहीं लगाऊंगी मैं, अगर मैं एडजेक्टिव के साथ द लगा दिया तो भी वो नाउन का काम कर सकता है। मैंने कहा कि नाउन सिंगुलर फॉर्म में एडजेक्टिव बन गया और द के साथ अगर एडजेक्टिव लगा देते हैं ना तो वो नाउन बन जाता है। देखो क्यों, आपको बताया था ना, वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी तो द प्लस एडजेक्टिव लगा दिया है। इसका मतलब है द प्लस एडजेक्टिव नाउन का काम तो कर रहा है। और देखो एडजेक्टिव है ना, आपको मैंने कहा द पुअर, पुअर्स नहीं कहा क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है उसका विशेषता बताने वाला शब्द का प्लूरल कर कैसे दें, हम नहीं कर सकते। जो क्वालिटी बता रहा है उसका हम नंबर बता रहा है तो मैं सिंगल प्लूरल कर भी दूँ। जो क्वालिटी बता रहा है खुद इमेजिन करके देखो ना, जो विशेषता बता रहा है उसका प्लूरल कैसे करते, देख लो, बताओ। ऐसे आप लोग अपने ग्रामर नहीं पढ़ते और आपको मैं बता दूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने क्या कहा था, जब आप ट्रांसलेट करते हो ना, एक वोकैबुलरी तो बांट दो, देखो कहाँ बेस्ट है। जब आप ट्रांसलेट करते हो ऐसे में ही गलती करते हो। 5 सालों की सजा, तभी तो मैंने कहा क्वेश्चन वैसे ही आया था। 5 सितारा होटल को कहते हो 5, तो कहते हो 5 यानी प्लूरल है तो 5 स्टार्स लगाएंगे तभी तो पूरा होगा। लेकिन आप उसके बाद होटल लगा रहे हो तो 5 स्टार्स नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव अगर नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करता है तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। और एडजेक्टिव की क्वालिटी की ले लो, कोई एडजेक्टिव ले लो क्वालिटी वाला और उसके साथ दा लगा दो तो वो नाउन का काम कर सकता है। और देखो तो हमने एक्सप्लॉइट लिखा है, यानी ये प्लूरल नाउन का काम करता है, ये प्लूरल नाउन। द प्लस एडजेक्टिव नाउन बन जाता है, वो भी प्लूरल फॉर्म। क्लियर? मैंने क्या कहा आपको, सुनो, मैंने कहा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? मैंने इसलिए आपको एम्फसाइज किया कि मैं बेसिक करा रही हूँ, लेकिन बेसिक के साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही इंक्लूड कराते चली जा रही हूँ। क्या कहा कि नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करने लगे, यानी नाउन के पहले नाउन आ रहा है, उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लगा दो। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है उसका गिनती थोड़ी कर सकते हो, आप ब्यूटीफुल की गिनती थोड़ी कर देते हो, है ना। इसीलिए सिंगुलर फॉर्म में लगाया। तो मैंने कहा आई सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, लंग कैंसर। क्यों? क्योंकि हमने लंग्स नहीं कहा, हालांकि दोनों लंग्स में अगर कैंसर है तो भी नहीं कह सकते। क्लियर? आ जाओ फिर। मैंने कहा पुअर मैन, तो मैन की विशेषता पुअर बता रहा है। अब मैं सारे पुअर की बात करना चाहती हूँ, पूरे के पूरे पुअर वर्ग को लेना चाहती हूँ, तो द पुअर लगा दिया। अब देखो जरा, कल ही बताया था लास्ट क्लास में कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे द रिच लगा दिया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे द पुअर लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, हमने नाउन बना दिया उसको, है ना, हमने उसे नाउन बना दिया। और नाउन कैसे बनाया? मैंने एडजेक्टिव के आगे द लगाया तो वो नाउन बन गया, प्लूरल नाउन। यानी बस एक यही है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये डायग्राम। द रीज़न इज मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है लास्ट में आके, हालांकि जब दो करवा रहे थे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा था। मैंने क्या बताया था, वर्ब नाउन का काम कर सकता है ना, कब? आईएनजी फॉर्म में, 2+V1 फॉर्म में। कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके आगे आर्टिकल लगा दिया, कुछ वर्ब्स हमारे एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं, कब? आईएनजी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। हालांकि एडजेक्टिव फॉर्म है तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद मैंने कहा कुछ नाउन्स एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं या एडजेक्टिव नाउन का काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर नाउन को एडजेक्टिव की जगह पर लगाना है तो सिंगुलर फॉर्म में लगाओ, और एडजेक्टिव जो विशेषता बताने वाला शब्द है, पुअर, रिच, ऑनेस्ट, ब्रेव इत्यादि, उसका गिद्दा लगा दो तो पूरे के पूरे वर्ग को समेट लेगा, पूरे के पूरे वर्ग को। द ब्रेव आर रिवॉर्डेड, है ना, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, देख रहे हो, द ऑनेस्ट आर अल्टीमेटली रिवॉर्डेड। दैट मीन्स व्हाट? द ऑनेस्ट आर, द पुअर आर, द रिच आर। देख लो, वो मैंने सब्जेक्ट के प्लेस पे लगा दिया वर्ब के पहले। कहीं से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, किसी तरह का कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं? हाँ,
2 + V1 का मैंने कल लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था। टू err is human, to forgive divine, है ना। टू err देख रहे हो, इज मतलब वर्ब, उसके पहले नाउन का प्लेस आ गया, यानी इन्फिनिटिव के रूप में आया है, ठीक है ना। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ING फॉर्म में आ गया। आई वेंट फॉर अ वॉक, अ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन के रूप में आ गया, वही चीज। एडजेक्टिव जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है ना, वो सिंगुलर फॉर्म में हो। ओके, आप जो द पुअर की बात कर रहे हो, सुनो, जब हमने कहा द रिच, तो हमने पूरे के पूरे अमीर वर्ग को संबोधित कर दिया। द पुअर का मतलब सारे पुअर लोग। जब सारा हो गया ना, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। इसे कहते हैं, आप पैसिव वॉइस में इसका क्वेश्चन आता है। पैसिव वॉइस में कैसे क्वेश्चन आता है, गॉड रिवॉर्ड्स द ब्रेव, और उसका पैसिव वॉइस क्या आता है पता है, द ब्रेव इज रिवॉर्डेड एंड द ब्रेव आर रिवॉर्डेड। बस उसी में कंफ्यूज करके बच्चे रह जाते हैं। वहां तो पैसिव वॉइस से क्वेश्चन ही नहीं है, वहां किससे क्वेश्चन है, इस पोर्शन से। अगर आपको पता नहीं है कि द ब्रेव या द रिच प्लूरल है, तो आप इस और आर में ही कंफ्यूज करके रह जाओगे। गॉट इट? सुनो, एक बात बताओ पहले, मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, इंग्लिश आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से। आपको CHSL का पेपर जो 72 सेट्स में रिलीज कर रही हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने देखा है, खुद बैठ के, खुद प्रूफ रीडिंग और खुद बनाया मैंने, ठीक है। वोकैबुलरी तक एक बात बताती हूँ मैं आपको, अब SSC एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, CHSL का बोल रही हूँ ना, CGL भी बात नहीं कर रही हूँ मैं। इतना बैलेंस्ड पेपर है, आप जब टेस्ट पेपर देखोगे खुद समझ जाओगे कि कितना अच्छे से उन्होंने टेस्ट पेपर को मैनेज किया और बनाया। इसीलिए अगर सिर्फ आप कहोगे कि नहीं आपको खुश रखने के लिए मैं पढ़ाऊँ, तो वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको वो पढ़ाऊँगी जो एग्ज़ाम में आएगा, इसकी बात की गारंटी मैं लेती हूँ। बस खाली मेरे अकॉर्डिंग 5 मिनट ढंग से पढ़ लो, 170 के नीचे मेंस में नहीं आने दूँगी, लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जो कह रही हूँ रीडिंग करो रीडिंग करो रीडिंग करो, अंत तक आप लोग रीडिंग नहीं करते हो और वहीं अटकते हो, बस बता दो। बाकी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये जो आपका डिटेक्टिंग एरर है, ये सब चीज़ें पता है आपको। बेसिकली ये सब चीज़ें वही रिपीट होती है, रूल्स वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर एक्सपेरिमेंट करने की बात करें तो PO इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट करता है हर पेपर में, SSC नहीं कर पाती। SSC का वही सारा फंडा है, वही सारा रूल्स है। लेकिन ये एक अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स कम से कम मोटिवेटेड होकर पढ़ते तो है कि हाँ हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अच्छा करेंगे। PO वाले हमेशा हर एग्जाम के बाद मैंने देखा है कि डिसहार्टेंड होके आते हैं। कई लोग डिसहार्टेंड, 50% डिसहार्टेंड होके आते हैं कि पैटर्न तो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके कुछ और जाते हैं, कुछ और आ जाता है। आपका तो कम से कम पैटर्न में ये तो है ना कि वो वही पूछ रहा है जो बेसिकली ग्रामर है, जो बेसिकली वोकैबुलरी है, जो आप डेली यूज़ करते हो। और ध्यान रखना कि ये सारे के सारे जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, सब प्रीवियस ईयर को इनकॉर्पोरेट करके करा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है सारा, बस खाली ध्यान से पढ़ो। जो नहीं समझ में आए तो मुझसे बात करो, क्लास के बाद अपने डाउट्स क्लियर करवा लो, लेकिन रेगुलर रहो क्लास में। कम से कम मेरे क्लासेस में हमेशा रेगुलर रहना, और जो कहूँ मैं लेके आओ, इससे कम से कम हमारी रेगुलरिटी बनी रहेगी। अब वॉल्यूम 2 कहते हैं तो कभी लेके नहीं आते हो आप लोग, ये भी मुश्किल हो जाता है। अभी तो फिलहाल नहीं कह रही हूँ, अभी तक कुछ सिर्फ होमवर्क दिया हुआ है। क्या होमवर्क दिया है? 10 से लेके 20 पेज तक का होमवर्क दिया। कर रहे हो घर में? हाँ, कोई क्वेश्चन बताओ जहां तक पढ़ाया। मैंने आपका खत्म करा दिया, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव खत्म करा दिया, प्रोनाउन खत्म करा दिया, और उसके बाद देख रहे हो कितना स्लो चल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू एब्जॉर्ब ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई स्पीक इन क्लास, दैट इज एसेंशियल। And one thing more I should suggest you, try to speak. That is very essential, because when you start expressing yourself, you start understanding what is written in the passage, right? और जब आप बोलते हो ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना accent and pronunciation का। pronunciation तो खैर जिंदगी भर सीखते रहोगे, लेकिन what you read and what you speak, what you speak depends mainly
अपॉन वॉट यू लिसन। इसीलिए कौन कौन सा क्या सुनते हो? न्यूज़ चैनल सुना करो। न्यूज़ चैनल सुनोगे ना तो आपका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको? वोकैबुलरी कहाँ तक कराया था? ओके, अभी तो बाकी ही था, तब तक ये सेकंड वाला बट गया। मैंने आपको ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक करवाया था और ईगोमेनिया कहा था मैं करवाऊंगी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है हाथ ऊपर करिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हाथ ऊपर करो जल्दी। सॉरी, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? एक सेकेंड जरा बोलो, बाहर से माइक लाएगा। माइक का अरेंजमेंट कहा था ना मैंने करने को क्लास में। प्रोनाउन में क्या बताया था? प्रोनाउन का जो मैंने आपको सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म बताया था वो समझना है। ऑब्जेक्टिव केस, ओके फाइन। अब सुनो, प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का केस है ना, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, उसको मैं ऐसे कहती हूँ कि नॉमिनेटिव केस के बदले में सब्जेक्ट फॉर्म बता दो। यानी वर्ब के पहले आया तो आई है, वर्ब के बाद ये चला गया तो मी हो गया। तभी तो मैंने कहा इट्स मी। हम गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आदत है पीछे जाता है तो मी हो जाता है ना। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप वर्ब के पहले देखते हो तो आई होगा, ही होगा, शी होगा, और वर्ब के बाद चला गया तो मी होगा, हिम होगा, हर होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होता है ना वो बना हुआ है मी, हिम, हर, देम, ये सब बना है। और वो होता कौन है? जिस पर वर्ब काम करता है। वर्ब का असर जिस पर करता है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और वर्ब जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। इसे नॉमिनेटिव केस की जगह पे आई, ही, शी लगाएंगे, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लगाएंगे? मी, हिम, हर, ये लगाएंगे। दैट्स इट। वर्ब के पहले, वर्ब के बाद। ये आपको पैसिव वॉइस में भी हेल्प करता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी आगे का उठा के पीछे करते हो, पीछे को उठा के आगे करते हो। तो ही उठा के पीछे करोगे तो हिम हो जाएगा, है ना। पीछे से हिम उठा के आगे करोगे तो ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आओ, जो मैंने वो कहा था कि ये जो ईगो वर्ड था आपका, ईगोमेनिया और ऑल्टर ईगो कहा था ना, बोलो। एक सेकेंड। सुनो, नेक्स्ट वर्ड जो है ना मेनिया, पहले उसमें आ जाओ। ये जो वर्ड है मेनिया, आपको मैं 3 वर्ड बाद में पढ़ाऊंगी और उसका पूरा कंप्लीट लिस्ट बताएंगे हम लोग। जो ये फिलिया वर्ड है ना, जो फिल से बना है, जहां पर भी फिल दिख जाता है इसका मतलब लव हो जाता है। जहां पर भी फोबिया वर्ड दिख जाता है वो फियर हो जाता है। और ये मेनिया है ना, एक्सट्रीम लव, इतना लव कि वो सनक बन जाए, इतना अधिक लव कि वो बिल्कुल सनक बन जाए किसी के लिए, तो वो मेनिया है। ठीक है ना। यानी
लव, ये एकदम दिमाग के लेवल तक लव होने लगे किसी चीज़ से, ठीक है ना। और फोबिया, डर। अब मैंने कहा ईगोमेनिया। ईगो का मतलब क्या बताया था लास्ट क्लास में? आई। देखो रूट वर्ड से आप कितना जल्दी मीनिंग समझ जाओगे। अब बताओ तो समझ में आ गया? मीनिंग क्लियर है? क्या क्लियर है? यानी अपने से बहुत अधिक प्यार, मतलब या तो एक्सट्रीम सेल्फिशनेस आ जाएगा, अपने से बहुत अधिक प्यार है, या अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगोगे, ठीक है ना। आपको जब ईगोमेनिया होता है ना, तो आपको महसूस होता है आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन डू एवरीथिंग एंड द होल वर्ल्ड इज देयर फॉर मी। मेरे ही चाहतों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया बनी। दैट मीन्स इसका 2-3 जगह पे 2-3 अलग मीनिंग दिखेगा। डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो एक तो मीनिंग दिखेगा एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, ठीक है ना, और एक मीनिंग दिखेगा गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस टू oneself, अपने आप को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देना इज ईगोमेनिया। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स वगैरह हुए हैं जो एक लेवल तक स्टारडम देखें और उसके बाद जब जो चीज़ ऊपर जाता है वो तो नीचे आएगा ही आएगा, है ना, वो तो कुदरत का कानून है। तो जब नीचे आए तो उनको महसूस होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। दे बिकेम ईगोमेनिया बिकॉज दे स्टार्टेड गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू देमसेल्व्स। दे स्टार्टेड फीलिंग आई एम द बेस्ट, आई एम स्टिल द स्टार, ठीक है। और वही प्रॉब्लम हो जाता है जब आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हो लाइफ में, तो यही प्रॉब्लम होता है। सो व्हाट इज ईगोमेनिया? गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू वन सेल्फ, या फिर एक्सट्रीमली सेल्फिश, यानी मेनिया, अपने को लेके मेनिया हो गया। समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैंने कहा था ऑल्टर ईगो। हाँ, egomaniac, one who is self-obsessed is also egomaniac. egomaniac वही हुआ ना जो अपने आप को बहुत लव कर रहा, बहुत पसंद कर रहा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने खुद के पसंदीदा होते हैं, ठीक है ना, वो भी egomaniac होते हैं। ऑल्टर ईगो आओ, आप सुनो, जब आपका शर्ट, हाँ, ईगोसेंट्रिक वही तो है, ईगोइस्ट भी तो वही है, नहीं आता। ये लड़कों का ही क्वेश्चन रहता है, पता नहीं क्यों लड़कियां कभी ये क्वेश्चन नहीं करती कि अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो अरे नहीं आता। हाँ, सेम मीनिंग। अगर आप ईगो का मतलब कह रहे हो सेल्फ, और ऑब्सेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड भी तो हो गया, ठीक है ना। अब आओ ऑल्टर ईगो। देखो ऑल्टर, अगर आपका शर्ट का साइज लूज है या टाइट है तो क्या कराने जाते हो आप? ऑल्टर। क्यों? बिकॉज दिस साइज doesn't fit me, I want the other size. Other size, sorry, other size. इसका मतलब है other, alter का मतलब होता है other, उसी से बना है। देखो और वर्ड सुनो, alternate का मतलब होता है not this the other, not this the other, मतलब एक छोड़कर एक। alternate का मतलब क्या हुआ? अगर आप यहाँ मेरी इंग्लिश क्लास के लिए आते हो तो कब आते हो? ऑल्टरनेट डेज में आते हैं। ऑल्टरनेट मतलब हो गया दिस नहीं अदर, दिस नहीं अदर, इसका मतलब है अगेन ये भी ऑल्टर से बना है। गॉट इट? एक छोड़कर एक। जरा एक और वर्ड में आओ ऑल्टर से, ऑल्टरनेटिव, चाय नहीं द अदर। समझ में आया? दिस मीन्स आई डोंट वॉन्ट टी, आई वॉन्ट द अदर ड्रिंक। अदर, ऑल्टरनेटिव क्या है? अदर यानी विकल्प जिसको कहते हो, नॉट दिस द अदर। ऑल्टरनेटिव क्या है? सब्स्टिट्यूट, विकल्प, मतलब ये नहीं अदर चाहिए, और ऑल्टरनेट नहीं, ये दिन नहीं अदर दिन आना है, ये दिन नहीं अदर दिन। तो
This means both have come from alter. The alter word जो root है उसका मीनिंग अदर, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट का मतलब मैंने कहा एक छोड़कर एक, एंड ऑल्टरनेटिव का मतलब मैंने कहा विकल्प, सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जरा ध्यान से सुनो, लिखना नहीं पहले ध्यान से सुनो। आई वेंट टू सी माई एलिंग मदर, एलिंग मतलब बीमार होता है ना, ऑन एवरी ऑल्टरनेटिव डे, चलेगा? ऑल्टरनेट डे होगा ना, ऑल्टरनेटिव तो विकल्प हो गया, ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे होगा ना, एक छोड़कर एक दिन जाती थी देखने। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखो। ऑल्टर ईगो आ जाओ। ऑल्टर का मतलब अदर, ईगो का मतलब अभी बताया था क्या, आई। इसका मतलब है कि अगर मेरी जगह पे कोई ऑल्टर ईगो मेरा है तो कौन हो सकता है ऑल्टर ईगो? बताओ, जो मेरे बारे में सब जानता है, सारे राज जानता है। आपके देखते हो, आपके कुछ दोस्त होते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते हो आप। क्यों नहीं छोड़ पाते हो? वो सब कुछ जानता आपके बारे में, छोड़ोगे तो फिर ऐसी ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी की। नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा भेद आपका जानता है। क्यों? बिकॉज वो आपका बॉसम फ्रेंड है। बॉसम फ्रेंड का मतलब फास्ट फ्रेंड, जो दिल से होते हैं ना, बॉसम फ्रेंड्स होते हैं। इसलिए ऑल्टर ईगो हुआ बॉसम फ्रेंड्स, इसका मतलब जो मेरा सब कुछ जानता है ना। ऑल्टर ईगो देख लो ना, मतलब समझ में आ गया। दी अदर आई, मैं नहीं, इसीलिए जाओ ना, सब कुछ जानता है मेरे बारे में, है ना। क्या कहते हैं? ही इज माई ऑल्टर ईगो, ही नोज एवरीथिंग वट एवर आई नो अबाउट दिस, द इन्स एंड आउट्स ऑफ माई बिजनेस, ही इज माई ऑल्टर ईगो। अगर मैं कह रही हूँ ऑल्टर ईगो, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्या कि ही इज माई ऑल्टर ईगो, इसका मतलब जितना कुछ मैं जानती हूँ सब कुछ ये जानता है। ही इज द अदर आई, मेरे जगह पे अदर पर्सन कौन है मेरे जैसा? आई है। उसी तरह से अगर कोई आपकी तरह दिखता है, अगर आप कहो कि मैम आई हैव सीन यू यस्टरडे, सही है इंग्लिश? आई हैव सीन यू यस्टरडे क्या होगा? आई सॉ यू यस्टरडे, है ना। अगर आप कहोगे मैम आई सॉ यू यस्टरडे इन द मॉल, आई विल से नो आई वॉज नॉट देयर, है ना। यू माइट हैव सीन माई सिस्टर, शी इज माई ऑल्टर ईगो। इसका मतलब क्या हुआ? अदर आई, जो मेरी तरह दिखता है। गॉट इट? अगर मेरी सिस्टर सब कुछ जानती है पूरे बिजनेस के बारे में, जैसा मैं जानती हूँ सब कुछ जानती है, तो मैं कहूँगी शी कैन रिप्रेजेंट मी एनीवेयर एंड एवरीवेयर, शी इज माई ऑल्टर ईगो, शी नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर मैं कहूँगी ना, आपने मुझे नहीं देखा, मेरी सिस्टर को देखा, शी इज माई ऑल्टर ईगो, दैट मीन्स द वन हु लुक्स लाइक कौन? मी, आई, मेरी तरह दिखने वाला। देख रहे हो मीनिंग ऑल्टर ईगो का कितना निकल रहा है? जैसे ईगोमेनिया का निकला ना, वैसे इसका भी निकल रहा है। तीसरा आओ, अगर आप ऑल्टर ईगो का एक और मीनिंग देखोगे तो अदर आई, अगर यहाँ देखोगे कि कोई बहुत ही मिलनसार है, एक्सट्रोवर्ट है ना, लोगों से मिलता जुलता है, सब कुछ बस बोल रहा है, लेकिन वो सही मायने में देखा जाए तो वो इसीलिए सबसे मिलता जुलता है, पार्टी में जाता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि पेज 3 में लोग क्यों रहते हैं? ताकि उनको काम मिले। जो एक्टर एंड एक्ट्रेस होते हैं वो पेज 3 में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको काम मिले। एक बार काम मिलना शुरू हो जाता है और वो जब हीरो बन जाते हैं तो अक्षय कुमार क्या कहते हैं कि हम 10 बजे ही सोने चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका ऑल्टर ईगो तो कुछ और था, लेकिन शुरू में उनको काम चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, वो पेज 3 में रहने के लिए वो पार्टीज वगैरह में जाते थे कि लोग उसे पहचाने, उसे समझें और उसके बाद फिर उनको काम दें। इसीलिए इफ़ यू से कि यू आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, आई विल से नो, यू हैवंट सीन माई ऑल्टर ईगो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ माई ऑल्टर ईगो। यानी ऑल्टर ईगो का मतलब हुआ द अदर आई। द अदर आई का मतलब द अदर साइड ऑफ माई पर्सनालिटी। इसलिए कहते हैं रूट वर्ड से पढ़ो
एक वर्ड का कई मीनिंग समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक वर्ड उठाते हो, रट्टा मारते हो, रख देते हो। और खासकर मुझे तब तरस आता है जब आप एंटोनिम याद करने लगते हो। अरे भूल गया एंटोनिम याद किए और मीनिंग के रूप में याद रह गया, तो आया समझ में? एंटोनिम याद नहीं करते, सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करते हैं। और अगर रूट से कर लो ना तो इट इज मच बेटर। क्लियर? टेक आफ्टर इज लाइक रिजेंबल करना। टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल्स, वो सेकंड वाला है, ठीक है। लेकिन टेक आफ्टर का मतलब एक अलग मीनिंग आता है। जैसे आप टेक आफ्टर कर रहे हो अपने फादर को, ठीक है। सिस्टर्स के मामले में हम टेक आफ्टर वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिजेंबल का सिनोनिम है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं रिजेंबल। नॉट मेड, इट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आओ वर्ड 16 and 17। देखो, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। अगेन रूट में आ जाओ। चाइल्ड, चाइल्ड समझते हो बच्चा होता है, ठीक है ना। बच्चों में दो चीजें दिखती हैं, एक तो बचकानी हरकत करते हैं जो बेवकूफ़ी भरी होती है, और एक मासूम होते हैं यानी कि बिल्कुल छल कपट से परे, राइट। अगर आप नेगेटिव सेंस में बात करोगे बचकानी वाली तो चाइल्डिश है। यानी चाइल्डिश क्या है? बचकाना, यानी फूलिश, बचकाना जिसको कहोगे। चाइल्ड समझ गए? चाइल्ड में दो गुण दिखता है, एक तो बचकाना दिखता है, उसमें बचकाना हरकत करते हैं, वो बचकानी हरकत करते हैं, और एक चाइल्ड में क्या दिखता है आपको? इनोसेंस दिखता है। अगर आप उसमें फूलिशनेस की बात करोगे तो चाइल्डिश लगा दो, और अगर दूसरी गुण की बात कर रहे हो जो ये दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है ना, इनोसेंट, ठीक है। बोलो। कभी कभी आपके बच्चे की चाइल्डिश बिहेवियर एम्बैरेसमेंट का कारण बन जाता है, तो कहते हैं आई गेट पिस्ड ऑफ बाय हिज चाइल्डिश बिहेवियर, है ना। और चाइल्ड लाइक, मासूम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कोई बच्चे का चाइल्ड लाइक स्माइल, हर चाइल्ड लाइक स्माइल मेड माई डे, है ना। चाइल्ड लाइक स्माइल का मतलब क्या हुआ? मासूम की तरह जो स्माइल था। अब ये कौन पढ़ाने लगा बीच में? बंद कराओ, किसी का फ्रीक्वेंसी कैच कर लिया है। हाँ, कोई पूछ रहा, क्वेश्चन क्या? पूछो। चलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ, समझ में आ रहा है? मैं या तो रूट वर्ड से बता रही हूं या तो रिलेटेड को बता रही हूं। आ जाओ जेंटिल से। जेंटल समझ रहे हो? जेंटल मैन समझ सकते हो? बस वहीं से रिलेट कर दो। नेक्स्ट वर्ड GENTLEL को आप जेंटल या जेंटलमैन से संबंधित कर दो। जेंटलमैन कैसे होते हैं बताओ? परफेक्ट होते हैं, नाइस होते हैं, पोलाइट होते हैं, डिसेंट होते हैं। जेंटल भी अगर आपको, ठीक है ना, तो जेंटल से मैन बनाना, ठीक है ना, कि जेंटल प्लस मैन, जेंटल के साथ मैन लगा दिया तो जेंटलमैन हो गया। लेकिन जेंटल अलग वर्ड है और मैन तो अलग वर्ड है। खाली मैं जेंटल में आ रही हूँ। अगर आप जेंटल हो तो भी नाइस और पोलाइट होगे, डिसेंट होगे, अच्छा बिहेव करोगे, रूड नहीं हो, तो वही तो सेम मीनिंग है जेंटल का भी, सिनोनिम हो गया। लिख लो। जेंटल का मतलब लगा दो एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग लिख लो प्रॉपर, डिसेंट। जेंटल में देखो क्या है? TEEL है, जेंटल, प्रॉपर, डिसेंट, पोलाइट, नाइस, कुछ भी लगा दो, है ना। पोलाइट लगा दो, नाइस लगा दो। कोई माइक खुला छूटा हुआ है, बंद करो। माइक खुला हुआ है, बंद करिए। नेक्स्ट आओ,
VAIN, ये जो वेन है ना, इसको इस तरह से आप याद कर लो एक सेंटेंस में, शी इज वेन इन वेन, बस ऐसे याद रखो। मैं दोनों मीनिंग कंप्लीट कर दूँ। शी इज वेन इन वेन। आप लोग की लाइफ में ऐसी ही लड़कियां आती है, घमंड करती है, पता नहीं किस बात का घमंड इतना, नहीं कभी महसूस होता है ना, बहुत अधिक घमंडी, पता नहीं किस बात का घमंड करती है। अरे किस बात का घमंड करती है छोड़ो ना, तुम पीछे मत पड़ो, तुम्हें क्या मतलब किस बात का घमंड करती है, लेकिन पीछे भी पड़ोगे और फिर कहोगे पता नहीं किस बात का घमंड करती है। नहीं, उसके बाद वो सीधा आपको आपके शक्ल पर ही कमेंट कर देती है। नहीं, शक्ल देखे हो अपनी, यही डायलॉग होता है लड़कियों का। नहीं, उसी में एक फेसबुक मैंने देखा था कि जिस लड़की को मैंने प्रपोज किया और उसने मुझे ये ताने दिए थे कि शक्ल देखी हो अपनी, आज उस कालिए के घर में उसे गोबर के उपले बनाते देख के बड़ा सुकून मिला। नहीं, वही फीलिंग आप लोग की मैं बता रही हूँ कि शी इज वेन इन वेन का मतलब होता है कि वो घमंडी है बिना बात का। वेन का मतलब क्या हुआ? एरोगेंट, कंसीटेड। और इन वेन मतलब बिना बात का, बिना कारण के। इन वेन, वेन का मतलब फ्यूटाइल। इस वेन का मतलब लिखो एरोगेंट, घमंडी। और इन वेन का मतलब में वेन आ गया क्या? बिना बात का, विदाउट रीजन, फ्यूटाइल। ऐसे वेन का मतलब आपको जो आएगा वो फ्यूटाइल आता। फ्यूटाइल मतलब निष्फल, बिना फल के। ठीक है, चलो। डिस्टर्ब मतलब तो जानते हो, डिस्टर्ब जानते हो। वेन का मतलब समझ में आ गया? दोनों दो मीनिंग बताया, एक बताया क्या? घमंडी, दूसरा बताया निष्फल, बिना कारण के, है ना। मतलब निष्फल भी होता है, बिना कारण के, दोनों होता है, देख लेना। उसके बाद दूसरा एक वर्ड है पर्टर्ब। देखो, पर्टर्ब को हम रूट वर्ड से नहीं करा सकते, ऐसे याद करा सकती हूँ, डिस्टर्ब, पर्टर्ब। डिस्टर्ब को हम तो जानते हो, है ना, डिस्टर्ब, पर्टर्ब। आप कभी कभी कुछ वर्ड एक जैसा साउंड करे ना, उसको रिलेट कर दो ना, ठीक है। पर्टर्ब, डिस्टर्ब, ठीक है। जैसे और वर्ड दिखाऊं आपको, ऐसे ही है जो आपको सुनने में एक जैसा लगेगा और उसको आप रिलेट करके याद करो ना, अच्छा लगेगा देखने में आपको, और सुन के भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एकॉर्ड, कनकॉर्ड, एकॉर्ड, कनकॉर्ड, सुनने में कैसा लग रहा है ना, दोनों सिनोनिम, दोनों का मतलब एग्रीमेंट हुआ, मतलब सामंजस्य जिसको कहोगे, एग्रीमेंट या हार्मनी, सहिष्णुता। ठीक है, एकॉर्ड, कनकॉर्ड, सिनोनिम लगा। चलो इसका एंटोनिम भी सेम साउंड में बना दूं मैं, एकॉर्ड, कनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। देख लो, आप एक जैसे सुनना साउंड वाले जो वर्ड होते हैं ना, उसको भी रिलेट करो ना, ठीक है। तीन और वर्ड देखो, आपको एक साउंड का लगेगा और वो एक साथ याद भी हो जाएगा। आडल, मॉडल, बी फॉडल। देखो एक साउंड का लगेगा, आडल, मॉडल, बी फॉडल। मॉडल हेड ऐसे ही कहते हैं लोगों को जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना,
स्टूपिड की तरह एक्ट करते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, उन तीनों की, उनके लिए हम ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। ये हो गया कंफ्यूज्ड। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं आता? इसीलिए कोई साउंड आपको देना, जैसे मैंने कहा था ना, मैकबर को मकबरा से रिलेट कर देते हैं, तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वैसे ही हॉरिबल टाइप का फीलिंग देने वाला जो चीज़ होता है वो मैकबर होता है। फाइन, आ जाओ। एप्पल पाई ऑर्डर, बस इसमें ऑर्डर वर्ड लगा दो ना, याद रखो। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है क्या? प्रॉपर ऑर्डर में, नीट एंड क्लीन। एप्पल पाई ऑर्डर, नीट एंड क्लीन। देख लो 21 का लिख लो, 21 का नीट एंड क्लीन एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। जिसका एक और कह सकते हो प्रॉपर तरीके में अरेंज है ना, तो एप्पल पाई ऑर्डर है ना, जिसका एकदम एग्जैक्ट नहीं लेकिन स्पिक एंड स्पैन हम सिनोनिम में लिख सकते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है ना, सब कुछ ऑर्डर में है। स्पिक एंड स्पैन मतलब सब कुछ नीट एंड क्लीन है। और इसका एप्पल पाई ऑर्डर का एंटोनिम में लिख लो एट, बताओ, यस, 6s and 7s। सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है, इधर उधर सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो कहेंगे क्या? एवरीथिंग वॉज एट 6s and 7s। स्पेशली अपने रूम देख लो ना, आपको सिनोनिम मिल जाएगा 6s and 7s का, है ना। और खासकर मुखर्जी नगर में जहाँ रहते हो वो देख लो, तो घर में तो डांट डपट के कभी कभी सफाई करवा भी दी जाती है, नहीं? एट रैंडम कैसे होगा? एट रैंडम का मतलब कुछ और निकलता है। जैसे अगर आप कोई नंबर चुनो एट रैंडम, मतलब नॉट इन ऑर्डर, है ना, प्रॉपर एक ऑर्डर में नहीं चुन रहे हो, एट रैंडम चुन रहे हो, वो अलग है। स्पेलिंग PILE, वो तो होता है ढेर लगना, किसी चीज का ढेर लगना, वो होता है। नेक्स्ट आओ, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, समझते हो डिस्कॉर्ड अभी बताया था क्या? लड़ाई। डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई। अब एक ही एप्पल पर लड़ाई हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? आपको कश्मीर की याद आ गई? नहीं याद आई? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, है ना। बोन ऑफ कंटेंशन सिनोनिम है इसका। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब है फसाद की जड़, है ना। जो एप्पल के लिए लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसका मतलब क्या हुआ? कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सिनोनिम में लिख दो बोन ऑफ कंटेंशन। नहीं, जो मर्जी कर दोगे, क्या बताते हो? ईडियम एंड फ्रेजेस में कभी चेंज करते ही नहीं। ईडियम एंड फ्रेजेस जो बन गया सो बन गया। अब जैसे एडजेक्टिव फ्रेज में कहते हैं as happy as a lark, as red as rose, as soft as fur। अब as soft as fur ही है, as red as rose ही है, red as blood नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह जो बन गया सो बन गया। नेक्स्ट आओ, आफ्टर वंस ओन हार्ट। बेसिकली इसका दो मीनिंग निकलता है, लेकिन इसका भी रुक जाओ, मैं अभी बता दूंगी थोड़ी देर में। आप नेक्स्ट करो पहले। अ बुल, क्या है ये? अ बुल इन चाइना शॉप। अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब समझ लो क्या है। मैंने आपको बताया था कि किसी चीनी मिट्टी की दुकान में से बने हुए सामान की दुकान में अगर एक बुल को छोड़ दो तो क्या करेगा वो? सत्यानाश। वही है बुल इन चाइना शॉप, यानी अ पर्सन इन सम, अ क्लमजी पर्सन लिख दो। अ क्लमजी पर्सन, बेतुका हरकत करने वाला पर्सन। इन सम ऑड सिचुएशन, इन सम ऑड सिचुएशन, इन सम ऑड सिचुएशन।
ठीक है। नेक्स्ट, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप समझते हो, टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब है कि किसी बुल को उसके हॉर्न से पकड़ना। इसका मतलब है कि एकदम क्या करना, सामना करना किसी समस्या का, ठीक है ना। यानी कि टू टेक ऑन सम चैलेंज, टेक ऑन का मतलब ही सामना करना होता है, इसे लिख दो। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब टू कन्फ्रंट अ डिफिकल्टी या चैलेंज, भागना नहीं, बल्कि यू मस्ट टेक लाइफ इन द सेम वे, ठीक है ना। जो समझ लो। somebody after your own heart का मीनिंग लिख लो, someone similar to you, someone similar to you। एक मिनट लिखो पहले। आफ्टर one's own heart का मतलब someone similar to you, someone similar to you। If I say, I saw you, how you took the challenge, you took the bull by the horn, you are after my own heart। इसका मतलब I saw how you took life, है ना। You took life, how you took the bull by the horn। इसका मतलब आपने भी लाइफ का वैसे ही सामना किया, जैसे टेकिंग लाइफ इन योर स्ट्राइड कहते हैं उसको, है ना। जैसे कहते हैं ना, जैसे आप किसी को देखोगे, कोई प्लेयर को जब छक्का मारता है तो क्या करता है, अपने बैट से हिट करता है ना, दैट इज ओनली टेकिंग लाइफ इन योर स्ट्राइड। यू टुक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब है आपने भी लाइफ का सामना कैसे किया, बिल्कुल कन्फ्रंट करके, जैसे बुल का सामना करते हैं। यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट का मतलब है जैसे मैं हूं वैसे ही आप हो, है ना। इसका मतलब कि आप वैसे ही व्यक्ति हो जो मैं फील करती हूं मैं हूं, बिकॉज आई ऑल्सो टेक द बुल बाय द हॉर्न। मतलब समझ में आ गया? देख लो, रिलेट करो। आप सेंटेंस सोच लो। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बताया मैंने आपको। माई हाउस इज नॉट ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर, समटाइम्स इट इज एट 6s and 7s, ठीक है। फिर नेक्स्ट था अ बुल इन चाइना शॉप, सो यू कैन से that when he entered my room, I felt that he is a bull in china shop because I had made everything, I had kept everything at place just an hour ago, and seeing my friend in my room, I felt like he is a bull in a china shop। यानी कि आ गया है, फिर से सारा सब कुछ बर्बाद कर देगा, मैंने अभी तुरंत क्लीन किया है। Then you must take life in your stride just like a bull by its horn, है ना। क्लियर हो गया? बताओ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल इसीलिए दिया, मैं आपको लिखवा नहीं रही, सुनो क्यों। अगर आप हर सेंटेंस को कैसे सेंटेंस में लिखना है ना, अगर देखोगे तो वॉल्यूम 2 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम 2 में मैंने शुरू में 9-10 स्टोरीज दिया हुआ है। अभी आपको सिर्फ मीनिंग समझना है। क्यों? क्योंकि आपको सेंटेंस नहीं बनाना। अभी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, सेंटेंस बनाओगे, अच्छा लगेगा देख के, लेकिन एग्जाम पास करना है। तो मेरा क्या कहना है आपको कि खाली आपको जो सिचुएशन से रिलेट करके मैं समझा रही हूँ ना, बस खाली उतना समझो, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट शीट में। आज तो मैं आपको यही वोकैबुलरी में आगे बढ़ जा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक टेस्ट पेपर करा के दिखाऊंगी कि देखो टेस्ट पेपर कैसे आता है CGL का, ठीक है। मैं चाहती हूँ शुरू से आप लोग टेस्ट पेपर में थोड़ा सा इंटरेस्ट दो, क्योंकि पैसेजेस तो मैं और प्रैक्टिस कहाँ से कराऊंगी, पैसेज तो वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। क्लोज टेस्ट तो आता नहीं है प्री में, क्लोज टेस्ट इसलिए बाद में करेंगे, तो इसीलिए जो पैसेजेस प्रैक्टिस करना है प्लस पैटर्न देखना है कैसे एग्जाम में आता है, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिखाएगा। ध्यान रखना, मैं बार बार सजेस्ट करती हूँ, SSC में सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस करने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट्स इट। क्या सेकेंड शीट मिल गया है ना सबको? चलो,
बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक कि तुम मुझसे बात कर लो, बोलो। आ जाओ, ईगोमेनिया तो मैं करा चुकी हूं, है ना। अब जो ऑल्टर ईगो था, मैंने देखो ऑल्टर भी करा दिया है, इसलिए ऑल्टर ईगो भी हो चुका है। इस पे ऑल्टरेशन भी करा दिया मैंने, चेंज, क्योंकि आई नीड दी अदर वन, इसलिए ऑल्टर कराते हो। ऑल्टरेशन मतलब चेंज होता है। और अल्ट्रुइस्ट में आओ, हालांकि मैं आपको इसका रूट नहीं है, लेकिन देखो समझ लो, मैं ऐसे दिखा दूं कि ऑल के प्रति ट्रू, सब के प्रति सच्चा, मतलब जो सबसे सबका अच्छा चाहे, नहीं, जो सबके प्रति सच्चा होता है वो क्या होता है, सबका अच्छा चाहता है, सबका भला चाहता है। इसीलिए एल्ट्रुइस्ट का मत लिखना, क्या लिखोगे, एक और वर्ड लिख दो जो आपको रूट वर्ड से बना है, फिलांथ्रोप। देखो फिल क्या बताया था अभी आपको, लव, और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मानव। एंथ्रोप से, एंथ्रो से आप बहुत सारे वर्ड्स पढ़ोगे आगे चल के। एंथ्रो रूट वर्ड है मानव का, तभी याद है ना, आप में से कुछ लोगों का एंथ्रोपोलॉजी होता है। क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। एंथ्रो इज मानव, लॉजी इज पढ़ाई, मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। इसीलिए अल्ट्रुइस्ट को ऐसे बता दिया कि ऑल के प्रति ट्रू, सबका के प्रति सच्चा, सबका अच्छा चाहने वाला, ठीक है ना। और उसको जोड़ा है मैंने फिलांथ्रोप से, और वो तो सीधा सीधा रूट वर्ड है, मानवता प्रेमी, जो मानव से प्यार करे, ठीक है। एंथ्रोप मतलब मानव, मानव से प्यार करने वाला, मानवता प्रेमी कहते हैं। मानव प्रेमी कहा, आप तुम हंसो मत, ठीक है, कुछ और नहीं कहा मैंने, क्लियर। मानव प्रेमी का मतलब होता है जो सबका अच्छा चाहता है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। सो वी हैव फिनिश्ड। उसी शीट में हम लोग करीबन 4 तक तो खत्म कर चुके थे। आ जाओ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इतने वर्ड सिर्फ एक रूट वर्ड से बने हैं, एस्टर से, जिसका मतलब होता है स्टार। एक एक करके वर्ड देखेंगे, पहले समझो। रूट वर्ड एस्टर, जिसका मतलब होता है स्टार। पता है बहुत सारे रूट वर्ड्स ऐसे बने हैं ना, जिसके बाद विज्ञान का, जिसको कहते हैं आगे बढ़ा है विज्ञान, बाद में बहुत सारे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हुए, उसके पहले वर्ड बन गए। एस्टर तब बन गया जब हमें पता ही नहीं था कि स्टार्स क्या है और एस्टेरॉइड क्या है या फिर प्लैनेट्स क्या है। जो भी हमारे धरती के बाहर था ना, सबको स्टार मान के चलते थे, ठीक है। ऐसे भी कहते हैं ग्रह नक्षत्र, जो हम लोग बोलते हैं हिंदू रिलीजन वगैरह में, जो आप अपने प्रिडिक्शन करवाते हो भविष्य का, तो उसमें क्या कहते हैं, स्टार्स की तो बात करते हैं ना, जबकि वो ग्रह वगैरह सबको देखते हैं। इसका मतलब है सबको हम लोग स्टार्स मानेंगे। जो भी आउटसाइड दी वर्ल्ड है, सब क्या है, एस्टर से रिलेट कर दिया, ठीक है ना। रूट वर्ड एस्टर से आया। अब आ जाओ एक एक वर्ड करके, एंड द फर्स्ट वर्ड इज वही लॉजी एंड नॉमी जो पढ़ोगे ना आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो इज वही मैंने कहा जो भी धरती के बाहर है, नॉमी इज स्टडी, ठीक है ना। ऐसे भी नॉमी का मतलब अरेंजमेंट भी हो जाता है, इसीलिए नॉमस जो वर्ड है ना, आप ये कह सकते हो कि नॉमस, इससे नॉमी बना है, नॉमस से। रूट वर्ड याद रखना, अरेंजमेंट है। जहां पर भी ऐसा वर्ड आएगा हम उसको अरेंजमेंट से रिलेट करते हैं, अरेंजमेंट से रिलेट करते हैं। और एस्ट्रो मतलब स्टार हो गया, यानी स्टार के अरेंजमेंट की पढ़ाई। तो स्टार के अरेंजमेंट की पढ़ाई क्या होगी, ऑफ कोर्स साइंटिफिक स्टडी होगा ना। इसीलिए
इसको कहेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स। और मैंने कहा प्लैनेट्स वगैरह सब इसी में आ जाएगा, एक्सेट्रा कर दो, क्योंकि जो भी आपके स्पेस में आएगा वो सारा एस्ट्रोनॉमी, उस सब की पढ़ाई एस्ट्रोनॉमी। तो ये तो साइंटिफिक नाम दिया, क्यों? क्योंकि मैं आपको फिर से एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगी, और वो जान लो क्या है। ये भी स्टडी ऑफ स्टार्स है, लेकिन आपको पता है ना ये क्या में आता है? जो स्टार्स का इन्फ्लुएंस हमारे भविष्य में या वर्तमान पे होता है ना, उसकी पढ़ाई एस्ट्रोलॉजी है ना, ये भविष्यवाणी की पढ़ाई है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर में डिफरेंस है। ये स्पेस जाएगा, ये आपके हाथ और आपकी कुंडली को देख के आपको बेवकूफ बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन कई बार प्रेडिक्शन सही भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि वी शुड नॉट ओनली rely on our fate only. We will have to work very hard before your fate smiles on you. आ जाओ एस्ट्रोलॉजी का लिखो। स्टडी ऑफ the influence of stars on our destiny हमारी किस्मत। डेस्टिनी का मतलब किस्मत होता है, और ह्यूमन इवेंट्स भी कह सकती हैं, ऑन इवेंट्स जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है या होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बताओ? नंबर से रिलेटेड होता है। कई लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी जो है ना, कि आपके जो नंबर्स है दैट मैटर्स अ लॉट, और सारे लेटर्स को 1 2 3 4 नंबर दिया गया है। उसके बाद आपके अक्षर को जोड़ के देखा जाएगा, कहेगा कि नहीं है ये नंबर आपके स्टार्स के साथ मैच नहीं कर रहा, फिर कहेगा इसमें ये चेंज कर लो, इसमें ये चेंज कर लो। नाम बिगाड़ कर लोग रख लेते हैं अपना, ठीक है, वही नंबर के चक्कर में। अब आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉट। ध्यान रखो, ये जो NAUT है ना, इससे एक और वर्ड याद रखना, नॉटिकल। अब आपको समझ में आ जाएगा कि नॉट इज समथिंग रिलेटेड टू सेलिंग और सेलर। क्योंकि एक बात बताओ, अगर मैं यहां से कहूं कि मुंबई कितना दूर है, तो अब नॉटिकल माइल्स की बात करोगे, सीधा माइल्स की बात करोगे, सिर्फ माइल्स की बात करोगे, है ना। क्यों? क्योंकि बाय रोड या बाय ट्रेन से जाओगे ना, तो माइल्स की बात करोगे। लेकिन अगर दो प्लेसेस के बीच में आपको शिप से जाना पड़ रहा है, तब डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो? इतना नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल वर्ड तभी आता है जब तैरने से रिलेटेड वर्ड आ जाता है। तो सो नॉटिकल इज ऑलवेज रिलेटेड टू व्हाट बाय एयर, कि बाय रोड, कि बाय वाटर। यस, इसे नॉटिकल का मीनिंग लिख लेना, रिलेटेड टू शिप्स एंड सेलिंग। नॉटिकल रिलेटेड टू शिप्स या फिर सेलिंग। जहां पर भी नॉटिकल वर्ड आए, आपको ध्यान में पानी आना चाहिए, समुद्र आना चाहिए। एरो इज व्हाट? एरो इज एयर, ठीक है ना। अभी आ रही है उसी में, ठीक है। नाउ सी, ये जो नॉट है ना, दैट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड शिप। अब प्रॉब्लम क्या है, एक चीज और ध्यान, जो शिप है, ठीक है, शिप इज
लाइक हम लोग तो शिप का मतलब एक ही चीज़ जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जो सेलिंग या फ्लाइंग, इन दोनों को एक ही से रिलेट किया गया, एक ही से रिलेट किया गया, क्योंकि कहते हैं आप वैसे ही तैरते हो पानी में जैसे आप तैरते हो स्पेस में, ठीक है। डिस्टेंस नॉटिकल इसलिए मेंशन होता है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट मेंशन होता है कि देखो ये सीधा सीधा रिलेटेड है, जोड़ा गया है। इसीलिए नॉटिकल इज रिलेटेड टू अगर सेलिंग, तो सेलिंग इज नॉट डन ओनली इन वाटर, सेलिंग इज ऑल्सो डन इन स्पेस, जहाँ पर आप महसूस करते हो कि आप तैर रहे हो, है ना। इसीलिए जो एरोनॉटिकल है, अब एरो का मतलब एयर से हुआ, तो एयर का मतलब क्या है, हवा, नॉटिकल वहाँ पर भी तो वही चीज़ रिलेटेड है, जोड़ सकते हो आप एरोनॉटिकल, इट इज रिलेटेड टू एयर और कोई चीज़ मेजर किया जा रहा है, आया समझ में। अब आ जाओ, एस्ट्रोनॉट कौन है, वही जो स्पेस में जाते हैं। एस्ट्रो मतलब स्टार्स, स्टार्स मतलब मैं समझ गए हो ना, धरती के बाहर जो भी है सब स्टार्स की बात हो रही है, धरती के बाहर जो भी है सब स्टार्स है, इसलिए इसमें एस्ट्रोनॉट का लिख दो, वन हु गोज टू स्पेस, वन हु गोज टू स्पेस, एस्ट्रोनॉट। स्पेस चलेगा, आपकी मर्जी। और सेम है कॉस्मोनॉट, हालांकि जैसे यूएस में या कहीं पर कॉस्मोनॉट वर्ड दे दिया गया था, तो बात वही है, कॉस्मिक समझते हो, हाँ, जो भी धरती को छोड़ के सारा वो क्या है, कॉस्मिक रीजन है। जो स्पेस के रीजन होते हैं वो कॉस्मिक रीजन्स होते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट सिनोनिम है, ठीक है। इसीलिए अगर इंग्लिश की बात करें तो दोनों सिनोनिम में आएगा। अब उसी से एस्टेरॉइड बना है, समझ में आ गया एस्टेरॉइड क्या है। जो भी सेम स्टार्स की तरह बात कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े, बाद में पता चला कि स्टार्स तो इतना दूर है कि उसके टुकड़े तो हमें मिल ही नहीं सकते, ये तो बस आसपास में ही कुछ कुछ ऐसे हैं चट्टान वट्टान जो घूम रहे हैं और वो धरती पे आ जाते हैं, और वो उसको हम लोग शूटिंग स्टार्स बोल देते हैं, है ना। देखो हम लोग को पता क्या आदत है, हमारी आदत होती है कि हम है ना इग्नोरेंस में रहना पसंद करते हैं। इग्नोरेंस में रहना पसंद क्यों है, देखो जैसे एक शूटिंग स्टार्स देखते हैं तुरंत विश मांगने लगते हैं, तुरंत विश, क्योंकि पढ़े लिखे हो, वो शूटिंग स्टार्स थोड़ी है, वो क्या है, क्या है वो एस्टेरॉइड है। क्यों वो चमक रहा है, अरे फिजिक्स बायो कुछ तो पढ़े होगे तुम लोग जिंदगी में, कि खाली इंग्लिश ही पढ़ने आए हैं यहाँ पर सीधा। क्यों चमकता है, क्योंकि वो जब एनवायरनमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो उसको ऐसे भी बहुत दूर से आ रहा है तो हीटेड तो हो ही क्या है फ्रिक्शन से, और हमारे एटमॉस्फेयर में आते ही उसको ऑक्सीजन मिलता है, तुरंत वो बर्न करता है तब चमकता है, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं क्या, वो शूटिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि हमें वही कहा ना जो पुराने जमाने से आदत है। क्या आदत है हमारे पुराने जमाने से, ठीक है, कोई भी चीज को जो हम इग्नोरेंट थे कि धरती के बाहर जितने चीजें हैं सब स्टार्स हैं, तो एस्टेरॉइड को भी हम एस्टर से बनाए, स्टार से, जबकि ये क्या है, लिख लो, स्मॉल रॉकी हेवनली बॉडीज, स्मॉल रॉकी हेवनली बॉडीज, जिसको सेलेस्टियल बॉडीज भी कह सकते हो। हेवनली मतलब समझते हो ना, धरती से रिलेटेड नहीं, हेवनली, ठीक है। बस इतना ही रहने दो, ये शीट को नेक्स्ट क्लास में लेके आना, जितना पढ़ाया है मैंने बस खाली अपने कॉपी से रिवाइज करना, क्योंकि बुक में आपको ये सब नहीं मिलेगा।